हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था सारा। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसके 3 मोशन के जो है लॉ है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो समझ लो ये चैप्टर आपको प्रॉपर पूरा क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो decided that the object move with a constant speed when no force act on them। तो जो गैलीलियो थे उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहता है एक कांस्टेंट स्पीड से, एक निश्चित स्पीड से, जब तक उस पर कोई और फोर्स जो है अप्लाई ना हो। ठीक है, अगर वो इंक्लाइन प्लेन है मार्बल का तो उस पर और ज़्यादा उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके थ्रू आपको इजीली ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, आप इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन मीन्स इस तरीके से, ऐसे जो अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे फेंके तो इस रोलिंग के थ्रू इस तरीके से यहाँ नीचे आ जाए, ये प्लेन क्या कहलाता है? इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन में जो है, अगर यहाँ पर आपने ये बॉल रखी और बॉल को नीचे की तरफ छोड़ दिया तो ये क्या होता है? स्पीड, इसकी वेलोसिटी और तेज हो जाती है। आपने कई बार ऐसे ट्राई किया ना कि अगर जैसे पुल वगैरह होते और उसमें इंक्लाइन प्लेन आ जाता तो आप पैडल ना भी मारो तो क्या होती है? साइकिल नीचे 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 जाने लग जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर सेम हमने इसी के एंगल का, सेम जितना एंगल इसका है, सेम एंगल का दूसरा इंक्लाइन प्लेन अगर इसके पास में कर दें तो ये जो बॉल आ रही है यहाँ पर हिट करके फिर से ये ऊपर उतनी ही डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेगी। गैलीलियो ने ये कहा कि अगर इस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे तो ये हमेशा क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी, मूव करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने और भी, जैसे कि अब यहाँ पर हमने बोला कि सेम जो है एंगल था तो यहाँ पर ये हिट हुई और उसके बाद फिर से ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर उसके एंगल्स चेंज करते रहे तब भी इस बॉल ने आगे, इस डायग्राम में आप देखो कि इसमें क्या हुआ कि ये अगर सेम एंगल था तब भी बॉल इतनी दूर गई। ठीक है, फिर दोबारा ये एंगल चेंज करके यहाँ तक गई, तीसरे एंगल पे भी चेंज करके अगर वो प्लेन हो गया तो भी वो इतनी डिस्टेंस पे गई। मीन्स हर बार उसने यही कोशिश किया कि जो जितनी डिस्टेंस से वो तय करके आ रही है आगे उससे हिट होके दोबारा से उतनी ही डिस्टेंस तय करे। तो यहाँ पर हम ने देखा फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी। तो फिगर ए में हमने देखा कि डाउनवर्ड मोशन, फिगर ए में क्या था हमारा? डाउनवर्ड मोशन था। ठीक है, और फिगर बी में क्या था? अपवर्ड मोशन। यहाँ पे आप देखो, ये क्या हो गया आपका? ए में डाउनवर्ड मोशन, यहाँ पर बॉल आपको क्या दिख रहा है? अपवर्ड मोशन। ठीक है, और थर्ड में हम ये देख रहे हैं कि जिस भी ये कि हमने ये देखा सी में कि जो डबल इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, अगर हम यहाँ से जो है इसमें जो है यहाँ पर अगर हम इसको बॉल को अगर नीचे की तरफ जाने दे रहे हैं तो वो फिर से टकरा के अपवर्ड या फिर जितने भी अगर उसकी हम एंगल चेंज करते जा रहे हैं वो उतनी ही डिस्टेंस को तय करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था या जो उनकी जो थ्योरी थी ये किसी को समझ में ज़्यादा नहीं आई, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद इनकी जो थ्योरी थी उस पर न्यूटन जो थे उन्होंने स्टडी किया। न्यूटन जो थे उन्होंने इनकी गैलीलियो की थ्योरी पर स्टडी किया। तो न्यूटन फर्दर स्टडी गैलीलियो आइडियाज ऑन द फोर्स एंड द मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट द गवर्नर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब न्यूटन ने इनके स्टडी किया, इनके जो भी इन्होंने बताया, तो इन्होंने, न्यूटन ने मोशन को अपनी तरीके से 3 फंडामेंटल लॉ दिए जिससे उसको पूरी तरीके से अच्छे से समझाया जा सका। दीज 3 लॉ आर कॉल्ड एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो ये नियम बनाए गए वो किस नाम से हुए? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के नाम से। तो हम देखते हैं
आज हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया और मास। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object remaining in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applying force. In other words, all objects resist a change in their state of motion in a qualitative way. The tendency of the undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. This is where the first law of motion is known as the law of inertia. अब यहाँ पर जैसे कि इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया कि जैसे आप खेल रहे हो, ठीक है, आप खेलते रहो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आप खेलते रहोगे। पढ़ रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो मीन्स जो आप काम कर रहे हो आप करते रहो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। और इसमें इन्होंने बताया कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, अगर कार खड़ी है तो खड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और अगर एक कोई भी कार चल रही है या कोई भी बॉल हम ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये बॉल जो है यहाँ से ऐसे मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर बॉल यहाँ पर रुकी हुई है एक जगह पर तो ये आगे मूव नहीं करेगी जब तक इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया भी जो है कि इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो इसके लिए आपको पता होगा कि आप जब मोटर कार के अंदर होते हो, ठीक है, किसी गाड़ी के अंदर होते हो तो आपने देखा होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारी ये बस हो गई, फॉर एग्जांपल, ठीक है, समझ लो, ठीक है। अब आप जब इसमें बैठे हुए हो तो क्या होता है, आपकी जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो बस के संपर्क में है, नीचे टायर्स के संपर्क में। तो जब बस जो है रुकती है, ठीक है, अचानक से ड्राइवर अगर चलते चलते ब्रेक अप्लाई कर देता है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है, आपका जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो बस के साथ जो मूविंग में था, मूव कर रहा था, पूरी बॉडी आपकी मूव कर रही थी। तो जो बस जो जिसमें बैठे हुए हो आप, आपकी जो बॉडी है जो बस के नीचे वाले पोर्शन के साथ जुड़ी हुई थी वो तो क्या हो जाती है, बस के रुकने पर वो रेस्ट में आ जाती है। बट जो ऊपर वाली बॉडी होती है वो मूव करती रहती है, वो रेस्ट में नहीं आई होती है, तो वो उसको बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो वो रेस्ट में होने के कारण वो रुक नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो भी उसमें बैठे हुए होते हैं या आप बैठे हुए होते तो क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है मोशन में रहती है, नीचे वाला पोर्शन तो बस के संपर्क में रहता है तो इसकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो होता है वो मूव करता रहता है तो उसको रुकने में टाइम लगता है, तो इसकी वजह से वो क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल, अगर आप बस के में बैठे हुए हो और बस रुकी हुई है और अचानक से चलना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, नीचे वाली बॉडी जो है, जो हमारे पैर का हिस्सा है वो तो बस के साथ मूव करने लग जाता है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो जाता है, मूव नहीं करता है, वो एकदम मतलब अपने रेस्ट की पोजीशन में रहता है। तो रेस्ट की पोजीशन में होने की वजह से जब बस स्टार्ट होती है अचानक से तो हम क्या होते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस भी है, आप वहाँ पर ये क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेना, जिसकी वजह से आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ये कैरम बोर्ड है, ठीक है। कैरम बोर्ड में अब क्या होता है, आप ये स्ट्राइकर है, ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ कॉइन्स जो गिटियाँ बोलते हैं, ठीक है, तो ये गिटियाँ इस तरीके से, तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख लेते हो। तो जब आप स्ट्राइकर मारते हो तो क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार जब स्ट्राइकर मारते हो तो यहाँ पर जो एक गिटी होती है वो तो आपकी निकल के बाहर आ जाती है और बाकी जो होती है वो धड़ाम से क्या होती है, नीचे गिर जाती है, होता है ना ऐसा कई बार। तो ये किस कारण से होता है, ये इस कारण से होता है जब ये स्ट्राइकर आके यहाँ टकराया, ठीक है, तो ये जिस पर टकराया वो तो इसके संपर्क में आने की वजह से क्या आ गया, मोशन में आ गया और आगे बढ़ गया, लेकिन ऊपर जो थे वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया में थे, रेस्ट में थे, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वैसे के वैसे ही आके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो
तो क्या करो, एक ग्लास ले लिया आपने, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, ये किस तरीके से पोलाइटली धीरे से है, मतलब आप बिल्कुल सही तरीके से फ्लिप करोगे, मारोगे उसके ऊपर फिंगर से, तो क्या होगा, आप ये देखोगे कि कार्ड तो जो है दूसरी साइड चला जाएगा, लेकिन जो इसके ऊपर कॉइन है वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से उसी ग्लास में जो है गिर जाएगा। तो आई होप आपको रेस्ट ऑफ इनर्शिया समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास में क्या है, तो इसको भी आप एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ जाओगे कि रेस्ट ऑफ इनर्शिया और मास क्या होता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। कैसे कि ऑल द एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी गिव फॉर द illustrate that there is the resistance offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, it tended to remain at rest. If it is moving, it tended to keep move. आपने पिछले एग्जांपल्स में देख लिया कि अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहता है, अगर वो रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो यहाँ पर आपको इनर्शिया की डेफिनेशंस भी मिल गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनर्शिया डिपेंड किस पे करती है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे, वे नाउ दैट इट इज ईजर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स। अगर आप एक खाली डब्बे को, हमें पता है ना, एक खाली डब्बे को अगर आप पुश कर रहे हो तो इजीली उसको पुश कर लोगे, लेकिन अगर वही बॉक्स जो है बुक्स से आपकी भरा हुआ है तो उसको पुश करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किक कर रहे हो एक फुटबॉल को, ठीक है, और आप किक कर रहे हो सेम साइज के एक स्टोन को, तो क्या होगा, बॉल को तो आपने किक किया, वो इजीली किक हो जाएगा, लेकिन जो स्टोन है उसी की साइज का, आपको तो चोट लग जाएगी, ठीक है। फोर्स आप इक्वल लगा रहे हो लेकिन हार्डली वो मूव नहीं करेगा जो स्टोन है। तो मीन्स जिसका मास ज़्यादा है और उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसकी एग्जांपल समझ गए होंगे कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, एक रबर बॉल का एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज, कि रबर बॉल का होगा कि स्टोन का होगा। अब रबर बॉल को अगर आप जरा सा हिट करोगे तो क्या होगा, वो आगे चला जाएगा, लेकिन जो स्टोन होगा सेम साइज का उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। मास जिसका ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन, बाईसाइकिल का वेट ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, या फिर ट्रेन का ज़्यादा होगा मास, तो इनर्शिया भी किसका ज़्यादा होगा, ट्रेन का। इस तरीके से 5 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन का मास जो है ज़्यादा होता है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड इतना खास नहीं है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटेच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। अगर हम किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाने लग जाते हैं अचानक से, तो आपने देखा होगा कि उसकी पत्तियां जो है टूट के गिरने लग जाती। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। कैसे कि अगर ये जो प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीफ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमने इसको शेक किया, जब हम ब्रांच को शेक करते हैं तो ये ब्रांच जो है ये तो मोशन में आ जाती है क्योंकि ये हमारे हाथ के संपर्क में है, ठीक है, लेकिन ये लीफ जो होती है वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया में रहती है, जिसके कारण उनको अचानक झटका लगता है और जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, टूट के नीचे गिर जाती है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मूविंग बस ब्रेक टू ए स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन द एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। तो ये आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप जो है मूविंग बस में हैं और ब्रेक अप्लाई होती है तो आप पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ अगर चलती है बस तो आगे की तरफ कैसे मतलब झुक जाते हो, क्या रीज़न है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा, मैंने पीछे समझा ही दिया आपको, ठीक है। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारी वीडियो हो गई है 15 मिनट की। आप आज के लिए इतना ही। इनर्शिया, मास दोनों का रिलेशन, ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने इस टॉपिक में कंप्लीट कर लेना है। आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स में चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ ताकि आपको इजीली पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स।